बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें हम लेबल्स पढ़ेंगे, वैल्यूज़ पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि सेल रेफरेंस और सेल रेंज किसे कहते हैं, सेल रेंज से क्या मुराद है। इसमें हम देखेंगे कि सेल रेंज किस तरह से हम लिखा करते हैं। हम देखेंगे कि फार्मूलाज किस तरह से यूज़ होते हैं। हम देखेंगे वैल्यूज़ और लेबल्स में फ़र्क क्या है और प्रैक्टिकली इसको साथ परफॉर्म करके भी देखेंगे। एक टेबल बनाऊंगा, उसके नंबर्स एंटर करेंगे और फिर उसके ऊपर वर्किंग करके देखेंगे ताकि अच्छी आपको समझ आ सके। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं और प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा भी। ये जो आपके सामने वर्कशीट आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारी रोज़ हैं और ऊपर मुख्तलिफ बार्स हैं। ये सारी मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी और समझा भी चुका हूँ। अब हमने इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग करना सीखनी है कि किस तरह से हम उस पर काम करते हैं। सबसे पहला जो इसका एलिमेंट है, सबसे जो इसका कॉमन बेसिक एलिमेंट है वो है लेबल्स। लेबल कहते हैं सिंपल टेक्स्ट को, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो कौन सी वैल्यूज़ हैं। मैं आपको समझा भी देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, क्लास, सेक्शन, फ़ोन। ये हमारे पास मैंने लिखा नेम, क्लास, सेक्शन, फ़ोन, ये हेडिंग है। नीचे मैं नाम एंटर करता हूँ अली, अहमद, जुनैद, अकील, अदील। फिर क्लास एंटर कर देते हैं 11, 12, 11, 11, 12। सेक्शन ऐड कर देते हैं ए, बी, ए। उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं कोई भी, इस तरह से। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर मैंने रो ऐड की है जिसमें नेम, क्लास और सेक्शन है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा के इसको 14 कर देते हैं। 14। अब इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं नेम, क्लास, सेक्शन, फ़ोन, ये बेसिकली लेबल है। किसका लेबल है? ये लेबल है इस पूरे कॉलम का, ये लेबल है इस पूरे कॉलम का, ये लेबल है इस पूरे कॉलम का और ये लेबल है इस कॉलम का। ये लेबल बता रहा है कि इस पूरे कॉलम में हमने क्या ऐड करना है, फ़ोन नंबर ही ऐड करना है और कुछ ऐड नहीं हम करेंगे। ये लेबल बता रहा है कि हमने इस पूरे कॉलम के अंदर क्या ऐड करना है, हमने सेक्शन ऐड करना है। सेक्शन है ये सारा। ये लेबल बता रहा है कि ये क्लासेस हैं, ये लेबल बता रहा है कि ये नेम्स हैं। अगर मैं इन लेबल्स को ख़त्म कर दूं यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये ए बी क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये तो चलो पता चल रहा है ना कि हमें नेम है, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ इसको वापस लाने के लिए। तो जब मैं कंट्रोल जी करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कंट्रोल जी यानी अनडू और रीडू वगैरह सेम उसी तरह से होते हैं जिस तरह एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था। तो ये वापस आ गया। अब ये लेबल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को। ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये वैल्यूज़ हैं। तो लेबल्स को भी हम सेल्स के अंदर ही ऐड करते हैं। तो लेबल्स क्या हैं? लेबल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वैल्यू और अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़। लेबल ये बताता है कि नीचे जो वैल्यू लिखी है वो क्या है या सीरीज ऑफ वैल्यूज़। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लेबल के नीचे ही वैल्यू हो, लेबल के आगे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मार्क्स ऐड करने। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर मार्क्स ऐड कर लेते हैं 400, 445, 456, 434 और 444। ये मार्क्स एंटर किए। अब मार्क्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ टोटल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लिखने के बाद चूँकि टोटल मार्क्स जो है ये इसका साइज़ ज़्यादा है हमारे टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ से इसको जो है ना वो ज़्यादा कर सकता हूँ इसके साइज़ को। तो यहाँ से मैंने कॉलम का साइज़ बढ़ा लिया और टोटल मार्क्स यहाँ पर मैं ऐड करूँगा इन सबको प्लस करने के बाद। तो इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारे पास टोटल मार्क्स बनेंगे वो क्या होंगे, उसके लिए हम सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो कल मैंने आपको फार्मूला लगाना बताया था, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ इक्वल्स टू E1 तो नहीं होगा क्योंकि E1 जो है वो हमारा मार्क्स है। तो E2 से शुरू करेंगे और हम करेंगे प्लस E3, फिर करेंगे प्लस E4। अच्छा, आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं सिंपल
E4 लिखने की बजाय मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया तो E4 आ गया। इस तरह से E2 और E3 में भी मैंने यही कुछ किया है। और प्लस करने के बाद फिर E5, फिर प्लस करने के बाद E6, ये लिखने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए। तो इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है 14 रखा था हमने, तो इसका साइज़ भी मैं क्या कर देता हूँ 14 कर देता हूँ। तो अब अगर आप इसको गौर करें तो ये लेबल है बेसिकली, जो कि हमारा सिंपल टेक्स्ट है, जो बता रहा है कि ये जो आगे वैल्यू लिखी हुई है ये असल में टोटल मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स असल में लेबल है इस वैल्यू का, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो ये हमने मार्क्स टोटल यहाँ पर किए और लेबल मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेबल लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं उस वैल्यू के, आप लेबल टॉप पे लिख सकते हैं उस वैल्यू के। तो लेबल जो है बेसिकली ये सिंपल टेक्स्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को या सेट ऑफ वैल्यूज़ को, जितनी भी वैल्यूज़ नीचे आपको नज़र आती हैं, राइट साइड पे आपको नज़र आती हैं। यानी ये एक वैल्यू है, इसको भी ये लेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू क्या है। जैसे मैं यहाँ अगर परसेंटेज लिख दूँ और यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करके मेंशन कर दूँ तो ये परसेंटेज जो है वो लेबल होगा इस वैल्यू का। इसी तरह से ये नेम लेबल है इन तमाम वैल्यूज़ का, ये क्लास लेबल है इन तमाम वैल्यूज़ का। तो लेबल जो है वो सिंपल टेक्स्ट होता है जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू क्या है एक्चुअली। जैसे कि ये क्लास लिखा तो समझ आ रही है कि ये क्लासेस हैं, सेक्शन लिखा तो पता चल रहा है कि ये सेक्शंस लिखे हुए हैं, इसके बगैर समझ नहीं आनी थी कि ये ए बी बी क्या लिखा हुआ। इसी तरह से जो वैल्यूज़ होती हैं वो नंबर्स होते हैं, ये वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। और उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उनको हमारे लेबल्स ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वैल्यूज़ आर जस्ट नंबर्स दैट यू एंटर इन डिफरेंट सेल्स ऑफ वर्कशीट। These can be whole numbers, decimals, negative numbers, currency and other types of values including scientific notations। यानी ये जो numbers हैं ये basically values हैं, और ये जो values हैं इनके ऊपर हम different operations भी perform करते हैं। और एक बात आपने बड़ी अहम जो कि याद रखनी है, labels में उसने mention की हुई है कि जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हमेशा वैल्यूज़ पे करते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं इन पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई रिजल्ट निकलेगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया और इन वैल्यूज़ के ऊपर मैंने अप्लाई किया, तो फॉर्मूला हमेशा वैल्यूज़ पे अप्लाई किया जाता है, इस लेबल के ऊपर नहीं किया जाता। ये जो मैंने लेबल्स लिखे हैं इन पे नहीं किया जाता। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि उसने तो लिखा हुआ है कि वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर्स होते हैं, जस्ट नंबर्स होते हैं। पॉइंट वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉइंट के बगैर इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैंने कहा कि जो नेम है ये लेबल है और ये इसकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। तो एक्चुअली ये असल में वैल्यूज़ हैं इसकी, लेकिन ये जो नेम है अली, ये असल में लेबल है, इस पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो क्लास है, ये जो सेक्शन है, ये जो फ़ोन है, जो मार्क्स हैं, ये किसके हैं, अली के हैं। ठीक है, तो अली यहाँ पर लेबल बना हुआ है इन लोगों के लिए, मतलब इन वैल्यूज़ के लिए, सॉरी। तो इसी तरह से अहमद जो है ये लेबल बना हुआ है इन वैल्यूज़ के लिए। तो लेबल जो होता है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वैल्यूज़ किसकी हैं, कौन सी हैं, किससे बिलोंग करती हैं। तो ये होता है हमारे पास लेबल्स और वैल्यूज़। तो लेबल्स पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। फॉर्मूला तीसरा जो बेसिक एलिमेंट है वो है फॉर्मूला। तो फर्स्ट हमने पढ़ा लेबल्स, सेकंड हमने पढ़ा वैल्यूज़, और थर्ड नंबर पे हमारे पास फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज हम कैसे अप्लाई करते हैं अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सेल में कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो हमें फॉर्मूला बार में नज़र आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 400, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख लें कि आपको यहाँ फॉर्मूला बार में 400 ही नज़र आ रहा है। आप यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप इस पर सेलेक्ट करें, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको 445, क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू ही 445 लिखी थी मैंने। लेकिन अगर आप कोई सेल सेलेक्ट करते हैं और उसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था, तो आप जब उस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उस सेल में तो आपको वही वैल्यू नज़र आएगी जो आफ्टर कैलकुलेशन है, यानी 2179 इसका आंसर आता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला बार में देखें तो वो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा जो कि हमने अप्लाई किया था। और यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला है, ये मैं समझा रहा बता रहा है यहाँ पर। तो इसे कहते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम इस तरह अप्लाई करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि फॉर्मूला लगाने से एक और फ़ायदा होता है कि अगर हम कल को यहाँ पे मार्क्स चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 434 मार्क्स हैं, मैं यहाँ पे 444 कर लेता हूँ मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, 10 नंबर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं 10 ऐड कर रहा हूँ ना, 444 करूँगा इसको। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 2189। आप देख लें, क्योंकि ये लिंक्ड है इसके साथ। इसके अंदर देखें, इसका फॉर्मूला लगा हुआ है E2 + E3 + E4 + E5
E5 जो है ये ग्रीन कलर में उसने किया हुआ और ग्रीन कलर का ये हमें नज़र आ रहा है सेल। तो E5 में जैसी वैल्यू चेंज होगी इस फॉर्मूला के मुताबिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आंसर चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैंने 444 किया, जब 444 करने के बाद एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ गई है 2189, क्योंकि यहाँ का फॉर्मूला क्या लगा हुआ है E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6। तो E2 से लेकर हमारे पास E6 तक जो वैल्यूज़ हैं वो सारी ऐड हुई हैं और यहाँ पर क्या आ गया 2189। तो यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू चेंज की यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 444, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 434। तो देखिएगा कि ये करने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो ये वाली जो वैल्यू ये ऑटोमेटिकली 2179 हो जाएगी, क्योंकि 10 इसमें माइनस हो गया, ये देख लें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 444 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू जो है 2189 हो गई, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है और इस यहाँ पे जो फार्मूला है वो लिंक्ड है इस सेल के साथ। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करने से यहाँ पे भी होगी। इनमें से किसी में भी मैं वैल्यू कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं अपने सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास सेल रेफरेंस एंड सेल रेंज। सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें सेल का रेफरेंस देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं लिखते। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था टोटल मार्क्स के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सेल का रेफरेंस दिया हुआ, ये सेल रेफरेंस है। E2, E3, E4, E5 और E6 ये सेल रेफरेंसेस हैं। मैंने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सेल की डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी। हालांकि मैं लिख सकता था कुछ इस तरह से, जैसे ये सेल देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया इस सेल को, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ लिखता हूँ डायरेक्ट। लेट्स से 400 इक्वल्स टू का साइन मैं पहले लगाता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू 400 प्लस 445 प्लस 456। ये लिखने के बाद जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखें आंसर आ गया 1301। मैंने एक्चुअली इन तीन वैल्यूज़ को प्लस करके इसके अंदर लिखा है, लेकिन इसके साथ कोई लिंक नहीं बना। आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इनका कलर चेंज नहीं हो रहा, ये बता नहीं रहा कि भाई इसका लिंक है उसके साथ। ये डायरेक्ट ही मुझे ये दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 400 प्लस 445 प्लस 456, तो 1301 नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 400 है ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 401, तो 401 करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा 1301 ही। ये चेंज हो जाएगा 2190 हो जाएगा, इसमें प्लस 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये असल में लिंक्ड है इसके साथ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 401। तो ये करने के बाद जब एंटर किया तो आप देख लें ये 2190 हो गया, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि जो 400 मैंने ऐड किया था वो यहाँ का था। मैंने तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख दी, तो मैंने सेल का रेफरेंस नहीं दिया। इसे कहते हैं सेल रेफरेंस का फ़ायदा। अगर सेल रेफरेंस देंगे तो कल को जब सेल की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है जिस सेल में, उसमें भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हमने सेल रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ, हमने डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यूज़ खुद से लिख दी हैं, तो फिर कल को ये नुकसान होगा कि हम जब वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो यहाँ पे अलग से चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ मैंने चेंज कर दिया ना, तो यहाँ पे मुझे अलग से 400 है तो 401 करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, फिर जाके वो यहाँ पे 1302 होगा। तो इसलिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें सेल का रेफरेंस लाजमी देते हैं, ताकि ये पता चले कि कल को जब हम खुद भी जब फॉर्मूला देखें तो हमें पता हो कि हमने इसको किस सेल के साथ या किस सेल की वैल्यू के साथ लिंक किया था। तो इस तरह से सेल रेफरेंस हम अप्लाई करके फ़ायदा हासिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल रेंज। रेंज किसे कहते हैं? रेंज का मतलब होता है सिलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज कॉल्ड सेल रेंज। सेल रेंज से मुराद है कि एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लेना, इसे सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज के लिए हमारे पास जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कोलन। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ से, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करना है इस सेल से लेकर, यानी जो सेल है इसका नाम क्या है, A2 है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको A2। इस सेल से लेकर मैंने सेलेक्ट करना है इस सेल तक A6 तक, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। तो आप कहेंगे कि ये सेल रेंज है। सेल रेंज के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पर आएँ, यहाँ लिखा हुआ है A2 पे आकर यहाँ पे आप लगाएं कॉलन, ये जो दो डॉट्स होते हैं इसे कॉलन कहते हैं, एक कॉलन,
और ये जो सेल है आखिरी वाला ये क्या है A6, तो A6 तक मैंने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ A6। ये जब मैं लिखने के बाद एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए, ये सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए। तो सेल रेंज कैसे लिखते हैं, फर्स्ट सेल और कॉलम लास्ट सेल, उसके दरमियान जितने सेल्स होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखते हैं A2 और A2 लिखने के बाद आप आगे लगाते हैं कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद आप लिखते हैं E2। तो E2 जब मैं लिखूँगा, E2 का मतलब है ये वाला सेल E2। तो A2 से लेकर E2 तक सेलेक्ट होना चाहिए। जब मैंने एंटर किया तो ये देखें A2 से लेकर E2 तक उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए फर्स्ट सेल कौन सा है A1 और लास्ट कौन सा है हमारे पास डायगनली अगर हम देखें तो G8 है। तो A1 यहाँ पे A1 कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं G8। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ G8। जब मैंने G8 किया और सॉरी इससे पहले लगेगा कॉलन, और मैं यहाँ पे कॉलन भी लगा देता हूँ। कॉलन लगाने के बाद जब एंटर किया तो ये देख सकते हैं आप कि A1 से लेकर G8 तक उसने सारे सेल्स को सिलेक्ट कर दिया। तो सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज कॉल्ड सेल रेंज। ये तो सिलेक्शन के लिए था। सिलेक्शन तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंपली आप इसको ड्रैग करके ले जाएं, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो फिर ये सेल रेंज हमें कहाँ पर काम आती है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब हम फंक्शंस लगाते हैं, फंक्शंस अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम सेल रेंज से काम लेते हैं। यानी कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिनमें अगर हम सेल्स के नाम लिखते चले जाएं तो बहुत ही लेंथी फार्मूला हो जाएगा और एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है ये। तो उसके लिए फिर हमारे पास MS एक्सेल में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट सेल रेंज लगाकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेल रेंज का फ़ायदा हासिल करते हैं। ये आगे जाकर आपको मैं ये करके भी दिखा दूँगा। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि लेबल्स, वैल्यूज़ और फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सेल रेंजेस और रेफरेंस किसे कहते हैं, और किस तरह से हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं और सेल रेंज को लिखते कैसे हैं, नेम बॉक्स में कैसे सेल रेंज लिखकर हम सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रैक्टिकल की आपको समझ आई होगी। आपने इसको परफॉर्म करना है। मैंने आपको लेटेस्ट वर्जन में भी बता दिया किस तरह से ये काम करते हैं, और जो आपका ओल्ड वर्जन है जो आपकी बुक में मेंशन है वो आपकी बुक में उसने उसके हिसाब से लिखा हुआ। तो ये जितने काम हैं जो हमने आज किए हैं ये सारे के सारे ओल्ड वर्जन में भी ऐसे ही होते हैं, लेटेस्ट में भी ऐसे ही होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।